हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सीडीपीओ की पूरा प्रोसेस बताऊंगा और इसके प्रमोशन, वेतन क्या है, इसके कार्य क्या हैं, ये कैसा पोस्ट है और इसको एक सीट अगर आप पक्का करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। 55 सीटें आई हैं टोटल। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप लोग बहुत सारे लोग जान गए होंगे कि सीडीपीओ की ये पोस्ट आ गई है वैकेंसी, और कल से जो कि इसकी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भराएगा। टोटल 55 सीट है। बहुत सारे लोग का एक क्वेश्चन बहुत कैरी आता है कि अनुसूचित जनजाति का एक भी सीट नहीं है, तो क्या मैं फॉर्म भर नहीं भर सकता हूं? तो बिल्कुल भर सकते हैं। आपकी जो जनरल की जो सीटें हैं 22 सीट, उस पर आप फाइट कर सकते हैं। तो आपको कहीं मना नहीं किया हुआ कि आपकी एक भी सीट नहीं है तो आप भर नहीं सकते। हाँ, आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जनरल की सीटों पर आप फाइट कर सकते हैं। तो आप भर सकते हैं, आसानी से भर सकते हैं। इसमें जहाँ तक बात है कि ये लेवल 9 की पोस्ट है और अच्छी पोस्ट है। 53,100 से 1,67,800 है। तो और इसकी योग्यता क्या है, मैं वेतन के बारे में आगे बताऊंगा। शैक्षणिक योग्यता जो है, आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, अगर आप स्नातक हैं चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो तो आप इसको भर सकते हैं। और लेवल 9 की ये है। और ये जो है आप जानते ही हैं, 21 वर्ष न्यूनतम, अधिकतम है जनरल की 37 और आरक्षण 22 है जो कि बढ़ता है। चयन प्रक्रिया तो एक बार जान लें कि 150 नंबर की आपको प्रारंभिक परीक्षा होती है। इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि एक सीट आपको पक्की करनी है। तो इसके लिए, क्योंकि अगले बार जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था वो कट ऑफ है जो कि 95 गई थी जनरल की, और क्वेश्चन काफ़ी टफ था, बीपीएससी से भी टफ था। और आप सोच सकते हैं कि 31 सीट होने के बावजूद भी मात्र 95 कट ऑफ क्यों गई, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी टफ थी। आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें 10 जो है आपको मैथ्स रहते, बाकी 140 जीएस रहेंगे। उसी एकदम सेम पैटर्न बीपीएससी के 30 करेंट अफेयर्स रहेंगे, 30 है जो कि साइंस रहेंगे। उसी तरह है जो कि सेम पैटर्न है। आपको हिस्ट्री के आपको लगभग 30 से 40 प्रश्न रहेंगे, बिहार स्पेशल भी उसमें मिक्स रहेंगे। तो पूरी तरह पैटर्न, तो उसको आप अगर बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपकी आसानी हो जाएगी। और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा है जो कि सेट प्रैक्टिस करो। और ये कह सकते हैं कि ये इसमें अंतर क्या है कि अन्य एग्जामों के, इसमें आपको मेंस और साक्षात्कार होगी एकदम सेम। और सेम जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए एक बेहतर मौका रहेगा, और जो नए भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है कि आप बीपीएससी की भी परीक्षा जरूर दें और इसकी भी परीक्षा जरूर। मेंस में भी आपको 300 नंबर के आपको 2 पेपर रहते हैं, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड। और सामान्य हिंदी आपको 100 अंक रहेगा, ये मात्र क्वालिफाइंग रहेगा। सामान्य अध्ययन पत्र 1 में एकदम जिस तरह से है बीपीएससी का सेम पैटर्न रहेगा। आपको 38 नंबर के 6 प्रश्न रहेंगे। 2 प्रश्न है जो कि आपको 36 नंबर के रहेंगे। और उसी तरह है जो कि सेकंड में भी रहेगा। और एक विषय 4 विषय में सबको चुनना पड़ेगा। 900 नंबर की आपको मेंस होगी। अगले बार कट ऑफ है जो कि 492 के आसपास गई थी जनरल की। और 120 नंबर की आपको इंटरव्यू है। तो आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको करना, लेकिन अभी जो है क्योंकि प्री की संभावना कब तक है, तो अगर आप जोड़ सकते हैं तो अप्रैल के बाद है जो कि आप जून या जुलाई में इसकी परीक्षा की उम्मीद रख सकते हैं, प्री की एग्ज़ाम की। फिर मेंस का फॉर्म भरेगा। तो आप है जो कि इसको ये तो जान गए कि आपको ये होगा। अब आते हैं मेन मुद्दों पर। फीस भी आपको 600 है, आप लोग जान ही गए होंगे। और ऑनलाइन आवेदन है जो कि 5/3/2021 से भराएगी। अब आते हैं कि इसका कैडर क्या है। सबसे बड़ा जानना है कि ये जॉब कैसा है। बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। तो मैं इसको कैडर सर्वे के रूप में बता रहा हूँ, वो भी सर्कुलर से ही। और ये सर्कुलर है जो कि मैं डाउनलोड किया हूँ। तो ये क्या है, 3639 पटना, दिनांक 22/8/2015। ये आप वेबसाइट पर, समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट पर देख सकते हैं। और ये नियमावली क्या है, बिहार बाल विकास सेवा नियमावली। तो सबसे पहले आप जिस पद की फॉर्म भर रहे हैं, खासकर क्योंकि इसमें सिंगल पद है, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। खासकर जो परीक्षा दिए भी वो भी पूरी तरह नहीं जाए, क्योंकि सेलेक्ट नहीं हुए तो उनको आइडिया भी नहीं, मतलब है कि चलो सेलेक्ट ही नहीं हुए तो क्या मतलब है। ये जो नियमावली है, बिहार बाल विकास सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली है। और इसमें आप सेवा का गठन क्या क्या है, सबसे बड़ा चीज़ जानना है कि आपको इसमें आपको प्रमोशन क्या क्या होगा। आप अगर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बने हैं तो आपकी प्रमोशन क्या होगा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डीपीओ जिसको कहा जाता है, या सहायक निदेशक में होगा आपकी पोस्टिंग प्रमोशन। उसके बाद उप निदेशक में होगा आपको, जो डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, उप निदेशक कल्याण होते हैं, उसमें हो जाएगा। फिर संयुक्त
निदेशक, ये लास्ट है जो कि आपके मतलब आपके 4 है जो कि, और इससे ज़्यादा अभी के अनुसार आपको भी सर्कुलर के अनुसार बता रहा हूँ मैं। तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आपको लेवल 9 की हो गई, उसी तरह डीपीओ की आपको 11 की हो गई, और आपको इसी तरह बढ़ते क्रम में लेवल बढ़ते जाएगा, 12 की हो जाएगी और ये 13 की हो जाएगी। तो ये है जो कि आपके 4 प्रमोशन है क्लियर। और कौन कौन हो गए? बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तो आप होंगे ही, उसके बाद जिला डीपीओ जिसको जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, और सहायक निदेशक दोनों में कोई आप बन सकते हैं, उप निदेशक, डिप्टी डायरेक्टर जिसको कहा जाता है, और ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर कहा जाता है। तो ये आपको रहेगी। और इस संवर्ग की रचना में समिति है जो कि आपको, यह क्या सेवा कैसी होगी? राज्य स्तरीय सेवा होगी और समाज कल्याण विभाग के अधीन होगी। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधान सचिव होंगे, सचिव कल्याण। विनिदेशक कौन होंगे? आईसीडीएस होंगे। वित्त विभाग द्वारा जो कि सदस्य होंगे, और सामान्य प्रशासन द्वारा नियुक्त है जो कि ये संवर्गीय पद है होंगे, और राज्य सरकार द्वारा है जो कि क्या नियुक्ति जो है आपको मूल कोटि, ये जो 75% जो बहाली आई है वो आपको सीधी नियुक्ति आई है, और 25% जो है आपको प्रमोशन के आधार पर है जो कि होगा, अधीनस्थ सेवा में जो आए हुए हैं उनसे होगी। सीधी नियुक्ति हेतु उम्र सीमा का निर्धारण तो जैसे कि आप 21 वर्ष है, और इसी के अनुसार है जो कि 37 वर्ष जो दिया हुआ है, और स्नातक डिग्री आपने देखा ही, और इसी सर्कुलर के अनुसार आपकी विज्ञापन निकली। गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम समाज कल्याण की एक पेपर लेना होगा। और अगर आपको बिल्कुल नए हैं और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चुनना है, तो आप श्रम एवं समाज कल्याण LSW आप चुन सकते हैं। लिखित परीक्षा है जो कि होगी, उसके बाद साक्षात्कार होगी, उसके बाद चिकित्सा होगी, मेडिकल होगी। प्रत्येक वर्ष जो कि 1 अप्रैल तक है जो कि सीधी नियुक्ति और प्रोन्नति द्वारा भरी जाने वाली गणना होगा। उसके बाद है जो कि मूल कोटि द्वारा है जो कि इसकी प्रमोशन निचले स्तर से भी होगी, और कालावधि जो निश्चित है उसके अनुसार होगी। परिवीक्षा अवधि का मतलब क्या होता है? प्रोबेशन पीरियड की, जब तक आप जो पीरियड है कन्फर्म नहीं होता, आप पर अगर कोई आरोप लगता है तो आपको सीधे नौकरी से निकाला जा सकता है। तो क्या मूल कोटि के रिक्त पद विरुद्ध नियुक्त होने वाले प्रत्येक पदाधिकारी को प्रोन्नति पदाधिकारी को पदग्रहण की तिथि से 2 वर्ष की अवधि जो कि प्रोबेशन पीरियड यहाँ भी क्या होगा? 2 वर्ष होगा। ट्रेनिंग क्या होगा इसका? तो संस्थागत शिक्षण 1 माह हो गया। विपाड कहाँ है? अभी बाल्मी में है, आपको फुलवारी शरीफ के आसपास है। और ये तो इसकी 3 माह होगी। कोषागार प्रशिक्षण आपकी 1 माह होगी। जिला प्रोग्राम कार्यालय में जो कि प्रशिक्षण 1 माह हो गया। आंगनबाड़ी सेविका के रूप में स्वतंत्र प्रभार 1 माह होगा, और महिला प्रवेशिका के रूप में स्वतंत्र प्रभार 1 माह होगा। बाल विकास परियोजना कार्यालय में प्रशिक्षण होगा 1 माह होगा। बाल विकास परियोजना कार्यालय का स्वतंत्र प्रभार 3 माह दिया। तो ये आपकी परीक्षा अवधि होने पर यदि संतोषजनक पाया गया तभी है जो कि आपकी तो बढ़ाया जाए, परंतु परीक्षा अवधि है जो कि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी टोटल। और प्रोन्नति द्वारा अगर नियुक्त किए गए हैं तो उनको क्या क्या करना है? तो आपको 1 माह का है जो कि संस्थागत परीक्षण जो निचले स्तर से आएंगे, CDPO जो बनेंगे। तो यहाँ क्योंकि सीधी भर्ती की हो रही तो सीधी भर्ती की बात करते हैं। और इनको जो है इस नियुक्ति वेतन वृद्धि जो मिलेगी कब मिलेगी? तो आपको हिंदी लिखित है जो कि परीक्षा पास करनी होगी, हिंदी साक्षात्कार की परीक्षा, लेखा है जो कि जो परीक्षा होती है उसको पास करना पड़ेगा, और कंप्यूटर कोर्स की तभी है जो कि आपकी इंक्रीमेंट है जो कि लगेगी। और प्रथम तो मिल जाएगी, लेकिन दूसरी जो है ये नहीं होगी। ये बहुत सचिवालय सहायक में भी ये रूल लागू है, आप करिए, पहली तो मिल जाएगी लेकिन दूसरी है जो कि ये सब प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा। संपुष्टि है जो कि आप अगर सारा चीज़ विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हैं, कोषागार प्रशिक्षण ये सब कर लिए हैं, राजस्व परिषद द्वारा पास कर चुके हैं, और कंप्यूटर प्रशिक्षण कोर्स पास कर लिए हैं, और प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्ण कर, और आपकी आचरण और सेवा संतोष, तब आपकी कन्फर्मेशन आपकी हो जाएगी। प्रशिक्षण के लिए मैंने बताया है कि इतने आपको प्रशिक्षण। वेतन की अब चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो वेतन है जो कि आपको 53,000 लेवल 9 की जो होती है 53,100 हो गई। बिहार में क्या होता है? 1,000 मेडिकल मिलती है, ये होगी। और बेसिक अभी मान लीजिएगा ये DA अभी के अनुसार 17% हो गए, 53,154,000 हो गए। और आपको 7 से 8,000 मतलब लगभग 62,000 तो यहीं हो गए। और लगभग है जो कि आपको हाउस रेंट है जो कि आपकी जहाँ पोस्टिंग होगी, जनरली मान कर चला जाए कि अगर छोटे जिस शहरों में होगी तो आपको 4%, नगर निगम में होगी उससे बड़े तो 8%, और पटना में होगी तो 16% हाउस रेंट मिलेगा। तो अगर छोटे स्तर पर होगी तो 4% आपको
लगभग 2200 मिलेगी, तो 64,000 हो गई। और तो यही लगभग है जो कि आपको टोटल है, जो कि नई नियुक्ति अगर होगी तो 65 से लगभग है जो कि आपकी इन छोटे शहरों में अगर हुई तो 65-66 हज़ार, अगर बड़े शहरों में हुई भागलपुर या मुजफ्फरपुर ये सब में तो आपके लगभग 69-70 हज़ार, और बड़े में हुई तो लगभग मान कर चला कि हाउस रेंट का जो डिफरेंस है वही रहेगा, लेकिन 65,000 से ऊपर ही इसकी वेतन होगी। तो ये आपने देखा, इस संवर्ग को देखना, प्रमोशन क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग क्या होगी। अब इसके कार्य के बारे में जानते हैं कि ये कैसा है, जो कि इसका कार्य है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो सीडीपीओ कार्य, काम और जिम्मेदारी। सीडीपीओ ऑफिसर के अंतर्गत आने वाले सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में छापामारी करना, यह पता लगाना कि बच्चों को या गर्भवती महिलाओं को खाने के लिए आहार सही तरीके से दिया जा रहा है या नहीं, ये चेक करना। यह पता लगाना कि क्या आंगनवाड़ी वर्कर एरिया में आने वाली लड़कियों को सैनिटरी पैड तथा अन्य सुविधाएं दे रहे हैं या नहीं। सीडीपीओ को यह भी देखना है कि क्या आंगनवाड़ी वर्कर आंगनवाड़ी केंद्रों में ना जाने वाले बच्चों को घर में जाकर उनके आया हुआ सामान दे रही है या नहीं। यह चेक करना कि ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में ईमानदारी के साथ काम हो रहा है या नहीं, बच्चों के साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है या नहीं। तो इसके बारे में आप जानते हैं कि इसको समझेंगे कि ये आंगनवाड़ी केंद्र होता क्या है, इसको जानेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर से फ़ायदा होगा। ये आंगनवाड़ी योजना है क्या? तो आंगनवाड़ी योजना क्या है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों और उनकी मां को कुपोषण से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी योजना को आरंभ किया गया है। आंगनवाड़ी को आंगन आश्रय भी कहा जाता है। इस योजना के अंतर्गत गांवों कस्बों में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में एक आंगनवाड़ी केंद्र खोला जाता है। इस केंद्र को छोटे बच्चे का पूर्व प्राथमिक विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। इस केंद्र में सरकार द्वारा प्रदान की गई अत्याधुनिक सुविधाएं जो बच्चों और उनकी मां को कुपोषण से बचाते हैं। इन सुविधाओं के रूप में उन्हें पोषित भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, खेल सामग्री, बच्चों की पुस्तकें, गर्भाधान महिलाओं को सही समय पर जांच और परामर्श, बच्चों को बुनियादी ज्ञान से शिक्षित करना होता है। आंगनवाड़ी केंद्र वह स्थल होता है जहां पर बच्चे और महिलाओं को घर जैसा वातावरण उपलब्ध कराया जाता है, जिसको उनको किसी भी प्रकार का संकोच न रहे। अब जो है इसका कौन कौन जो है काम करते हैं आप देख रहे हैं। सबसे ऊपर कौन होता है, इसको जो संचालन करने वाले हैं तो मुख्य पद सीडीपीओ होते हैं, सरकारी जो है जो आप होंगे। उसके अंदर क्या होंगे, सुपरवाइजर का पद होंगे। उसके बाद आंगनवाड़ी करते संविदा पद होंगे, आंगनवाड़ी सहायिका। तो ये 4 क्रम में आपको निचले स्तर पर हैं जो कि आपको रहेंगे, आपको काम करने पड़ेंगे। सीडीपीओ तो बताया है कि यह एक सरकारी और राजपत्रित अधिकारी पद है। इसको अंतर्गत यह योजना संचालित होती है। परियोजना को सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी इसी पद पर कार्यरत कर्मचारी। इसके अधीन कौन कौन रहेंगे, सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका भी आती है। सुपरवाइजर क्या है, यह एक सरकारी पद है। इस पद के अधीन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी सहायिका आती है। प्रत्येक सुपरवाइजर के अधीन 20 से 40 आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं। यह सुपरवाइजर प्रत्येक केंद्र पर जाकर योजना को संचालित करवाती है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करती है। तो सीडीपीओ और सुपरवाइजर के बारे में जानेंगे। सुपरवाइजर हो गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, क्या यह योजना को संचालित करने का मुख्य पद है। यह बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है और महिलाओं को उचित परामर्श और सहायता प्रदान करती है। यह सभी महिलाओं से मिलती है और उनको सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं योजना की पूरी जानकारी और योजना का लाभ प्रदान करने की मुख्य सहायता प्रदान करती है। संपूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र को सही से संचालित करने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की होती है। यह बच्चों को खेल खेल में शिक्षा प्रदान करने का पूरा प्रयास करती है और भोज्य पोषक पदार्थ उपलब्ध कराती है। इस पद के अधीन आंगनबाड़ी सहायिका होती है। यह पद संविदा प्रदान सरकार द्वारा इन्हें प्राथमिक रूप में मानदेय के रूप में प्रदान किया जाता है, जिसमें समय समय पर वृद्धि होती है। आंगनबाड़ी सहायिका क्या होती है, इस पद पर कार्य कर रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की सहायता करती है। आंगनबाड़ी सहायिका बच्चों को घर से लाती है और उन्हें वापस घर पर छोड़ती है और केंद्र में संचालित होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम में सहायता करती है। आंगनबाड़ी सहायिका पद संविदा पर है। तो ये चीज़ आपने देखा कि आपके मेन काम क्या क्या है। मेनली जो आपके काम है आंगनबाड़ी केंद्र से रहेंगे। सुपरवाइजर, लेडीज सुपरवाइजर जो रहते हैं वो आपके अंतर्गत रहेंगे। और आपके प्रमोशन भी मैंने बताया और किस तरह से तैयारी करनी है आपको। अभी से क्या अगर आपको सिर्फ सीडीपीओ ही बनना, क्योंकि बीपीएससी भी तैयारी करनी पड़े क्योंकि 60 भी आएगी, तो आप जो कि करेंट अफेयर्स है जो कि आप इसके लिए देख लें। आप 2000 है जो कि 20 से देख लें, जुलाई 2020 से ज़रूर देख लें इसको। करेंट अफेयर्स आपको फैक्टर रहेगा। और मेंस का भी नहीं सोचे, कम से कम प्री मेंस का सिर्फ एलएसडब्ल्यू अगर डर लगता कभी नहीं देखें तो उसको ले लें। और जीएस का क्वेश्चन, बीपीएससी का जो क्वेश्चन है उसको भी देख सकते हैं और सीडीपीओ का क्वेश्चन जो पूर्व में आई है उसको भी देख सकते हैं।
तो इससे आप है जो कि अभी से ही लग जाएं, क्योंकि अच्छा मौका है। और ऐसा नहीं है कि 55 सीटें तो बहुत हाई कट ऑफ जाती है, आप बहुत सारे लोग भरते भी नहीं है कि ये महिलाओं का पोस्ट है, पहले तो सिर्फ महिलाओं की होती है। इससे पहले वाले में है जो कि सरकार है जो कि संशोधन कर पुरुषों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इसको आप भर सकते हैं और अच्छी पोस्ट है और लेवल 9 की पोस्ट है और बिहार सरकार की पोस्ट है। और आपको अगर सामाजिक कार्य का इच्छा शक्ति है कि मैं गरीब और महिलाओं की सहायता करूँ या जो बच्चे हैं, तो आप इस सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आप इसको योगदान दे सकते हैं कि चलो सरकारी सेवा में मैं समाज की सेवा कर सकता हूँ। तो इसी के साथ धन्यवाद।